Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss section 44 AD of Income Tax Act 1961. ठीक है, section 44 AD हमें क्या बताता है? section 44 AD tells us about special provision किस लिए for computing profit and gains किसका of business कैसे on presumptive basis. ठीक है, हमें वो बताता है कि हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस. ठीक है, तो इसके लिए हमें फर्स्ट लाइन हम देखते हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग to the contrary contained in section 28 to 43C in case of an eligible SEC engaged in an eligible business. पहले ही लाइन में दो वर्ड्स आ गए हैं कि eligible SEC और eligible business. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन दोनों की डेफिनेशंस देख लेते हैं कि ये eligible SEC कौन है, मतलब किसको ये बेनिफिट मिल पाएगा 44 AD का और किस बिजनेस के लिए मिलेगा. एलिजिबल बिजनेस क्या है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एलिजिबल SEC कौन है और एलिजिबल बिजनेस क्या है. आगे बढ़ने से पहले हम इन दो की डेफिनेशन देख लेते हैं. एलिजिबल SEC मींस, एलिजिबल SEC का मतलब क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल. एलिजिबल SEC मींस एनी इंडिविजुअल. कैसा इंडिविजुअल हो, वो रेसिडेंट इंडिविजुअल हो. ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर रेसिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, रेसिडेंट HUF हो और क्या हो, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म हो, तो वो क्या होगा, एलिजिबल SEC के डेफिनेशन के अंदर आएगा. लेकिन ये पार्टनरशिप फर्म कौन सी वाली हो, अदर देन LLP. मतलब LLP जो है हमारा एलिजिबल SEC की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा. LLP को उसकी डेफिनेशन के अंदर से हटा दिया गया है. LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो बनती है वो एलिजिबल SEC के अंदर नहीं आएगी. उसके वो जो है 44 AD का बेनिफिट नहीं अवेल कर सकती है. ठीक है, और फिर क्या है, यहाँ पे लिखा है एंड सिर्फ आपके लिए इंडिविजुअल HUF होना ही काफ़ी नहीं है, आपको एक और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी. कौन सी वाली की, हु हैज़ नॉट क्लेम डिडक्शन, मतलब वो इन सेक्शंस के अंदर उसने डिडक्शन नहीं क्लेम की हो तो ही वो क्या है 44 AD की बेनिफिट अवेल कर सकता है. कौन सी डिडक्शंस ना क्लेम की हो, उसने जो है 10A वाली डिडक्शन ना की हो, 10AA, 10B, 10BA, इन 4 डिडक्शंस को ना किया हो. और कौन सी ना की हो, चैप्टर 6A अंडर हेडिंग C. हेडिंग C चैप्टर 6A वाली डिडक्शंस उसने ना की हो. चैप्टर 6A में सारी डिडक्शंस दी हैं, जो भी हम 80 वाली डिडक्शंस देखते हैं 80C 80D, वो सारी चैप्टर 6A में दी है, लेकिन वो सारी हेडिंग C वाली नहीं है. हेडिंग C वाली कौन सी डिडक्शंस है, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम इन द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर. जो इनकम से रिलेटेड डिडक्शंस है वो हेडिंग C में दी गई है. वो कौन सी डिडक्शंस है, आप ये जो दिया हुआ है चैप्टर 6A डिडक्शंस, उसको सारी डिडक्शन से मत कंफ्यूज कर लीजिएगा कि हम अगर 44 AD अवेल करते हैं तो हम कोई और डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हैं. आप सारी डिडक्शंस क्लेम्स कर सकते हैं एक्सेप्ट कौन सी वाली, 10A, 10AA, 10B, 10BA वाली नहीं कर सकते हैं. और चैप्टर 6A के अंदर हेडिंग C वाली जितनी भी डिडक्शंस है, कौन कौन सी डिडक्शंस है हेडिंग C के अंदर, 80 मेनली हम देख लेते हैं, वो सारी है 80IA से लेके 80 RRB तक की जितनी भी डिडक्शंस है वो उसके अंदर आती है. किसके अंदर आती है, हमारी वो आती है चैप्टर जो है 6A हेडिंग C के अंदर वो सारी डिडक्शंस आती है. उसका एग्जाम्पल हम लेते हैं 80IAC, 80JJA, 80IBA वाली, 80JJAA, 80LA, 80P. तो ऐसे बहुत सारी डिडक्शंस हैं जो सारी आती है, हम वो सारी डिडक्शंस ले सकते हैं. बाकी इनके अलावा जितनी भी डिडक्शंस हैं हम वो क्लेम कर सकते हैं अगर हमें 44 AD क्लेम करना है. तो हमने देख लिया एलिजिबल SEC कौन है. एलिजिबल SEC हुआ कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल, कोई भी रेसिडेंट HUF, कोई भी रेसिडेंट फर्म. वो फर्म कौन सी नहीं हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म कौन सी नहीं हो सकती है, LLP वाली नहीं हो सकती है. और इसके अलावा हमें एक और कंडीशन फुलफिल करनी है. कौन सी करनी है, कि हमें ये डिडक्शंस नहीं क्लेम करने हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि एलिजिबल बिजनेस की डेफिनेशन. हम एलिजिबल SEC की डेफिनेशन देख लेते हैं. एलिजिबल SEC मींस एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस एक्सेप्ट क्या हटा के, इसमें से क्या हटाना, बिजनेस में से बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज रेफर टू इन सेक्शन 44 AE. क्योंकि सेक्शन 44 AE में हमने इन पर्टिकुलर बिजनेस के लिए एक अलग से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट दे रखा है. इसलिए जो 44 AD का बेनिफिट है वो हमने इन बिजनेस के लिए जो है हटा दिया है कि इन बिजनेस को 44 AD का जो है एग्जेम्पशन, 44 AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो कोई भी बिजनेस. और एक और वो इसमें कंडीशन लगी हुई, एंड क्या होना चाहिए, उस बिजनेस का जो टर्नओवर है या उसका जो ग्रॉस रिसीट्स है प्रीवियस ईयर का जिसका रिटर्न फाइल हो रहा है वो क्या होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड
2 करोड़, मतलब कि वो 2 करोड़ से शुड बी लेस देन कितना होना चाहिए, 2 करोड़ होना चाहिए क्या, ग्रॉस रिसीट्स या फिर टर्नओवर। तो क्या होगा, तो हम 44 AD का जो है बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 44 AD की सेक्शन किसको किसको अप्लाई नहीं होता है। हमने देख लिया एलिजिबल एसएससी कौन होता है, हमने देख लिया एलिजिबल बिजनेस कौन क्या होता है, और अब हम देख लेते हैं कि 44 AD सेक्शन किसको किसको नहीं अप्लाई होता है। दिस प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन नॉट इन द कंटेनर दिस फॉरगोइंग प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू, किसको किसको अप्लाई नहीं होगा, पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशन के बिजनेस में है, मतलब कि वो प्रोफेशनल है तो उनके लिए 44 ADA है। ठीक है, इसलिए 44 AD उनको नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, दूसरा है अ पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, जो भी इनकम कौन सी अर्न कर रहा है, कमीशन की वो रूप में कर रहा है या फिर ब्रोकरेज में करना है, जिसको भी कमीशन की इनकम हो रही है या ब्रोकरेज की इनकम हो रही है, तो फिर उसके लिए भी 44 AD नहीं है। और कोई भी पर्सन जो एजेंसी का बिजनेस करता है उसके लिए भी 44 AD नहीं है। तो 44 AD के परव्यू से 3 लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, 3 ग्रुप ऑफ पर्सन को जो है 44 AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल्स को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके लिए 44 AD है। दूसरा है कि उनको नहीं मिलेगा जिसकी इनकम हो रही है किससे हो रही है, ब्रोकरेज से हो रही है, कमीशन से हो रही है। थर्ड है कि उनको नहीं मिलेगा जिनका भी एजेंसी का बिजनेस है, तो उनको नहीं मिलेगा, मतलब कि एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप होता है, वो जो बिजनेस कर रहे हैं एजेंसी का बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि एजेंसी की बिजनेस की भी इनकम कौन सी होती है, मेनली कमीशन वाली होती है। तो एजेंसी बिजनेस जिसको है उसको 44 AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 44 AD में क्या लिखा है। 44 AD में लिखा है कि कोई भी जो एलिजिबल एसएससी है या कोई भी जो एलिजिबल बिजनेस है उसको क्या है, सम इक्वल टू 8% ऑफ द टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स, उसको टोटल 8%, किसका 8%, टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स का, उसको क्या करना है, उसको 8% डिक्लेयर करना है। किसका करना है, ग्रॉस रिसीट्स का या फिर टोटल टर्नओवर का, उसको 8% डिक्लेयर करना है एज अ प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस। ठीक है, उसे ये डिक्लेयर करना है। 8% मिनिमम है, 8% से ज़्यादा डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 8% से कम डिक्लेयर करेंगे तो हमें 44 AB का जो है टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि जो 8% है, ये जो 8% वाली फिगर है ये जो है 6% हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये 6% भी हो सकती है। किस केस में हो सकती है, अगर जो भी हमारी ग्रॉस रिसीट्स है या जो टर्नओवर है हमारा वो हमें मिल रहा है ECS के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के फॉर्म में मिल रहा है, या फिर हमें मिल रहा है अकाउंट पेई चेक से। हमें किससे मिल रहा है, अकाउंट पेई चेक से मिल रहा है, या हमें मिल रहा है अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट से। तो जो ये 8% वाला कंडीशन है वो 6% तक हो सकती है, कि हम मिनिमम 6% तक डिक्लेयर कर सकते हैं। 6% या उससे ज़्यादा हमें अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा, अगर क्या है हमारा जो ग्रॉस टर्नओवर है या फिर जो ग्रॉस रिसीट्स है वो क्या है, वो अकाउंट पे ही चेक के थ्रू मिल रही है, या अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट के थ्रू मिल रही है, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से मिल रही है। पोर्शन हमारा ग्रॉस टर्नओवर का या ग्रॉस रिसीट्स का जितना हमें जो है इसके फॉर्म में मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के फॉर्म में मिल रहा है, या चेक के थ्रू मिल रहा है, बैंक ड्राफ्ट के मिल रहा है, उतने पोर्शन के लिए हम 6% डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोर्शन है अदर देन ECS वाला जो पोर्शन है, मतलब कैश वाला जो पोर्शन है, उसके लिए हमें 8% मिनिमम डिक्लेयर करना होगा। अब हम इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं कि 44 AD अगर हम अप्लाई करते हैं तो अभी जो डिडक्शन हमें एक्सपेंडिचर की मिलती थी अंडर सेक्शन 30 to 38, कौन सी वाली, अंडर सेक्शन 30 to 38 वाली, वो जो है हमें अलाउड नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हम पॉइंट देख लेते हैं कि जो भी पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन या सैलरी इंटरेस्ट वगैरह की जो हमें डिडक्शन मिलती थी सेक्शन 40B के अंदर, वो भी हमें जो है अलाउ नहीं होगी अगर हम अपनी इनकम किसके अंदर कंप्यूट कर रहे हैं, सेक्शन 44 AD के अंदर कंप्यूट कर रहे हैं। फिर हम देख लेते हैं कि अगर कोई एसएससी है वो अपनी डिक्लेयर करता है इनकम 44 AD के अंदर और उसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, तो उससे क्या है, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है और उसे ऑडिट कराना भी कंपलसरी नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि कोई जो एलिजिबल एसएससी है जो 44 AD के अंदर अपनी जो है इनकम
कंप्यूट करता है तो फिर जो है उसे एडवांस टैक्स पे करना है, वो लायबल है एडवांस टैक्स पे करने के, लेकिन उसकी लायबिलिटी सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट ही पे करने के लिए आती है, उसे सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पे करना है। कौन सा वाला करना है? 15 मार्च वाला करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे हम लोग, कि सुनेंगे और समझेंगे हम लोग। क्या पॉइंट है? इस पॉइंट में लिखा है कि कोई पर्सन है जो 44 AD में अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहा है, तो फिर उस ईयर से 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक उसे 44 AD में ही अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टोटल हमारा लॉक इन पीरियड कितने का हो जाता है? 6 ईयर्स का हो जाता है। एक तो प्रीवियस ईयर वाला जिसमें हम अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट सक्सीडिंग 5 ईयर्स तक उसे क्या करना है? उस 5 असेसमेंट ईयर्स तक उसे अपनी जो है 44 AD के अंदर ही इनकम डिक्लेयर करना है। अगर वो 44 AD के अंदर अपनी इनकम नहीं डिक्लेयर करता है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में से कोई एक ईयर ऐसा आता है जिसमें 44 AD की इनकम नहीं डिक्लेयर करता है, तो उस ईयर से जिसमें उसने 44 AD की इनकम नहीं डिक्लेयर की, उस ईयर से 5 सब्सिक्वेंट ईयर्स में, क्या 5 सब्सिक्वेंट ईयर्स में वो 44 AD में अपनी इनकम नहीं डिक्लेयर कर सकता है, वो 44 AD का बेनिफिट नहीं अवेल कर सकता है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है, ऐसी कंडीशन आती है कि वो 44 AD की अब नहीं अवेल कर सकता है बेनिफिट, तो फिर हम ये देखेंगे जो एसएससी है उसकी जो नेट टैक्सेबल इनकम आ रही है वो हमारी बेसिक एग्जेम्पशन जो भी है उससे जो है ज़्यादा है कि कम है। अगर उससे बेसिक एग्जेम्पशन से ज़्यादा है एसएससी की नेट टैक्सेबल इनकम, तो फिर जो बुक्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है वो भी आ जाएगी एसएससी के ऊपर, कि उसे अब क्या है, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, उसे टैक्स ऑडिट कराना भी कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आती है, कैसी कंडीशन आती है कि कोई एसएससी है वो अपना 44 AD में डिक्लेयर करता है इनकम, लेकिन कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स तक नहीं डिक्लेयर कर पाता है, किसी एक ईयर में वो क्या करता है, लॉक इन पीरियड नहीं फॉलो कर पाता है, वो किसी एक ईयर में 44 AD में नहीं डिक्लेयर करता है, तो उस ईयर से सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स तक वो अपनी 44 AD में इनकम नहीं डिक्लेयर कर सकता है। और उस पीरियड में अगर जो उसकी नेट टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन जो है उससे ज़्यादा है, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करनी है और उस बुक्स ऑफ अकाउंट का टैक्स ऑडिट भी कराना है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कोई एक एसएससी है मिस्टर ए। क्या है एसएससी का नाम? एसएससी का नाम है मिस्टर ए, और उनकी ग्रॉस रिसीट्स दी हुई है। क्या दी हुई है? हम लोग को ग्रॉस रिसीट्स दी हुई है, और हमें क्या दिया हुआ है, रुकिए हम इसको एक टेबल फॉर्म में बना लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं ईयर। हमें उनकी इनकम दी गई है 17-18 की दी गई है, 17-18। ये सेकेंड ईयर है 18-19, और थर्ड ईयर है 19-20। ठीक है, ये ईयर है। हमें क्या दिया गया? हमें दिया गया है ग्रॉस रिसीट्स उनकी कितनी है पर्टिकुलर ईयर में। फिर क्या है, उन्होंने जो है कितना प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, कितना प्रॉफिट डिक्लेयर किया है ये हमें दिया है। परसेंटेज ऑफ ग्रॉस रिसीट, मतलब ये जो प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं ये कितना परसेंट है ग्रॉस रिसीट्स का। तो इसमें इनकी इनकम थी 1.8 करोड़। ठीक है, मतलब 1 करोड़ 80 लाख इनकी इनकम थी। इसमें था 1.9 करोड़, यहाँ पे इनकी पूरी 2 करोड़ हो गई है इनकम। अब ये प्रॉफिट कितना डिक्लेयर कर रहे हैं? ये फर्स्ट टाइम इन्होंने डिक्लेयर किया अपना 14.40 लाख, मतलब 14,40,000 जो है इन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया। सेकेंड ईयर में इन्होंने डिक्लेयर किया अपना प्रॉफिट 15,20,000, मतलब 15.20 लाख डिक्लेयर किया। उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया 19-20 में 10 लाख। इन्होंने कितना डिक्लेयर किया? 10 लाख। इसका परसेंटेज निकाले 14.40 का, तो ये आता है 8% प्रॉफिट, ये आता है 8% प्रॉफिट, और जो है ये आता है 5%। तो हमने देखा कि इन्होंने जो है 17-18 में ये 44 AD लेने के लिए एलिजिबल हैं। क्या 17 AD में ये 44 AD लेने के लिए एलिजिबल हैं? तो ये 44 AD जो है अवेल कर लेते हैं। सेकेंड ईयर में भी क्योंकि 8% उन्होंने डिक्लेयर किया तो इसमें भी 44 AD लेने के लिए एलिजिबल है। लेकिन थर्ड ईयर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 8% से कम अपना जो है प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, तो इस ईयर में ये 44 AD नहीं ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो पॉइंट था कि 17-18 में उन्होंने फर्स्ट टाइम 44 AD लिया, अब इस ईयर से इन्हें क्या करना चाहिए था, 5 ईयर्स तक
17-18 से 5 ईयर्स तक इन्हें 44 AD जो है अवेल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, थर्ड AD में 44 AD जो है अवेल नहीं किया, थर्ड ईयर में 44 AD नहीं किया। तो अब इनको जो है थर्ड ईयर जो हमारा था, कौन सा था थर्ड ईयर हमारा था 2019-20, मतलब इसका नेक्स्ट हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, हमारा असेसमेंट ईयर होगा 2020-21। अब इनको 2020-21 से 5 ईयर्स तक, मतलब कब तक, 2024 से 2025, 2024 से 2025 तक ये जो है 44 AD में अपनी इनकम नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक और पॉइंट का, ये आपको समझ में आ गया होगा, अब हम एक और पॉइंट का क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। उस पॉइंट में क्या था, उस पॉइंट में है कि जैसे हमने 44 AB अगर हम देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि हमें टैक्स ऑडिट कब करवाना, उसमें हमारी टैक्स ऑडिट की लिमिट दी गई है कि अगर हमारा टर्नओवर क्या 1 करोड़ से ज़्यादा, हमारा टर्नओवर कितना है, हमारा टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो हमें टैक्स ऑडिट करवाना है। 44 AB में लिख दिया गया है ये। और जो है 44 AD में ये क्या लिखा है, 44 AD में लिखा है कि अगर 2 करोड़ तक आपकी जो है ग्रॉस रिसीट्स है तो आप क्या है 44 AD अवेल कर सकते हैं। तब कुछ लोगों के यहाँ कन्फ्यूजन होगी कि 2 करोड़ से तो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो हमें तो टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी, लेकिन 44 AD में अगर आप अपनी डिक्लेयर करते हैं इनकम तो 1 करोड़ से जो है ज़्यादा होने पर भी हमें अप टू 2 करोड़ टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है। अगर हम अपनी इनकम 44 AD में डिक्लेयर कर रहे हैं, हमें जो है इनकम वो टैक्स ऑडिट तभी कराना पड़ेगा जब हम जो है 8% से कम अपना जो है डिक्लेयर करेंगे। क्या डिक्लेयर करेंगे, प्रॉफिट। ठीक है, ये भी कन्फ्यूजन आई होप सो आप लोगों की जो है दूर हो गई होगी, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो हमने देख लिया आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि 44 AD जो है कौन कौन अवेल कर सकता है, उसके लिए एलिजिबल SEC कौन होगा, हमने देखा एलिजिबल बिजनेस क्या होगा, और फिर हमने देखा कि जो है 44 AD डज नॉट अप्लाई, कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिस पे 44 AD नहीं अप्लाई होता है या उनके लिए 44 AD नहीं अवेलेबल है। फिर हमने देखा कि जो है जो SEC है उसको जो है एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसको एक ही इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स की डिपॉजिट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने देखा कि कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं वो 28 वाले जो उनको अवेलेबल नहीं होते हैं, 40B वाले उनको अवेलेबल नहीं होते हैं एक्सपेंडिचर, उसका वो बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते हैं अगर 44 AD में अपनी जो है क्या कर रहे हैं, इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने देखा कि जो है जो 5 ईयर्स वाला हमने देखा था, क्या हमने देखा था 5 ईयर्स वाली कंडीशन देखी थी हमने कि जो है अगर हम 44 AD में अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं तो हमें नेक्स्ट 5 ईयर्स तक अपनी 44 AD में ही इनकम डिक्लेयर करनी है। अगर हम नहीं डिक्लेयर कर पाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये हमने देख लिया था। 44 AD के अंदर अगर हमें अपनी इनकम फाइल करनी है, अपना ITR फाइल करना है, तो हमें कौन सा ITR यूज़ करना होगा, हमें ITR 4 यूज़ करना पड़ेगा जो 44 AD के लिए होता है। इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमने PGBP के इनकम में जाके 44 AD में अपनी इनकम डिक्लेयर करनी होगी। हमें अपना ग्रॉस रिसीट्स बताना होगा कि हमारा जो है बैंक में कितना ग्रॉस रिसीट्स आता है, बैंक में कितना ग्रॉस रिसीट्स आता है, अदर देन बैंक कितना ग्रॉस रिसीट्स आता है, और फिर हम जो है इन दोनों के लिए अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं, अलग अलग प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें और कोई डिटेल्स नहीं देनी होती है, बस हमें क्या बताना होता है कि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है जिसके लिए हम ये 44 AD डिक्लेयर कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हमने देखा था कि वो कमीशन इनकम, ब्रोकरेज इनकम, एजेंसी बिजनेस, इसके लिए 44 AD नहीं अवेलेबल होता है। इसलिए हमें क्या देना पड़ेगा, हमें नेचर ऑफ बिजनेस अपना बताना पड़ेगा, हमें बिजनेस का नेम देना पड़ेगा, और जो है अगर कोई हमारी PGBP के अलावा अदर इनकम है तो वो सारी इनकम फिल करके हम अपना ITR 4 फिल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको हमारा 44 AD समझ में आ गया होगा। दिस कंप्लीट्स आवर सेक्शन 44 AD एंड इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स प्लीज़ लाइक माई वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट करके जो है आप अपनी क्वेरी बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेरी। और जो है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।